इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो राजनीतिक विकास में हमें सबसे पहले पढ़ना है इसकी भूमिका या इसका अर्थ, उसके बाद में लुसियन पाई का दृष्टिकोण, उसके बाद में राजनीतिक विकास की विशेषताएं और उसके बाद में राजनीतिक विकास के चरण, उसके बाद में इसके साधन और उसके बाद में राजनीतिक विकास की समस्याएं। तो जिस प्रकार व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या अन्य राजनीतिक सिद्धांत होते हैं या राजनीतिक उपागम होते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक विकास भी एक उपागम है या एक सिद्धांत है। तो अब देखते हैं इसका अर्थ या इसकी भूमिका। राजनीतिक विकास उपागम का पिता लुसियन पाई को कहा जाता है। इसका विकास प्रिंसटन विश्वविद्यालय में 1960-70 के मध्य हुआ। तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इस सिद्धांत का विकास किया गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो राजनीतिक विकास उपागम है या जो राजनीतिक विकास सिद्धांत है उसका विकास क्यों किया गया, तो इसका विकास तृतीय विश्व के या जो विकासशील देश होते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया। राजनीतिक विकास सिद्धांत से संबंधित प्रमुख विचारक लुसियन पाई, आमंड, पावेल, हटिंगटन, फ्रांसीसी फुकुयामा, F.W. रिग्स, एडवर्ड सिल्स, आर्गेन्स्की, W.W. रोस्टोव आदि हैं। तो ये क्या है, राजनीतिक विकास का जो सिद्धांत है उससे संबंधित विचारक हैं। अब देखते हैं राजनीतिक विकास का क्या अर्थ होता है। तो राजनीतिक विकास का सामान्य अर्थ है लोकतंत्र का विकास, बढ़ती राजनीतिक सहभागिता, संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या, विकेंद्रीकरण, तार्किकता या विवेकशीलता आदि। अब देखते हैं राजनीतिक विकास के संबंध में लुसियन पाई का दृष्टिकोण। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसे वह परिभाषा का संकट कहता है। तो परिभाषा का संकट क्या है कि राजनीतिक विकास की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, इसे ही परिभाषा का संकट कहा जाता है। लुसियन पाई अपने राजनीतिक विकास संबंधी विचार अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में देता है। लुसियन पाई राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताता है जिन्हें विकास संलक्षण या डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा जाता है। तो अब देखते हैं ये 3 विकास संलक्षण कौन कौन से हैं, यानी कि जिस भी राजनीतिक व्यवस्था में ये 3 संलक्षण पाए जाएंगे, ये 3 सिंड्रोम पाए जाएंगे, वो क्या होगी, एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो इसमें सबसे पहला है समानता, और समानता में 3 बातें आती हैं। सबसे पहला राजनीतिक सहभागिता, यानी कि वहाँ के लोग किस स्तर तक सार्वजनिक कार्यों में या राजनीतिक कार्यों में सहभागिता करते हैं या उनमें भाग लेते हैं। दूसरा है कानून के समक्ष समानता, यानी कि उस राजनीतिक व्यवस्था में कानून के समक्ष लोगों को कितनी समानता प्राप्त है। तीसरा है सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करते समय योग्यता का मापदंड। तो यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये 3 लक्षण पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर समानता पाई जाती है। दूसरा विकास संलक्षण है क्षमता। क्षमता में पहली बात है किसी राज्य या सरकार में, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता। दूसरा है उस राजनीतिक व्यवस्था में सार्वजनिक नीति को लागू करने की योग्यता। और तीसरा है प्रशासन में धर्मनिरपेक्ष व विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। अब तीसरा विकास संलक्षण है विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ है राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्य निश्चित करना। तो विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार के अलग अलग अंग होने चाहिए और अलग अलग अंगों के कार्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। तो ये तो हो गया लुसियन पाई का दृष्टिकोण, और इसके अंतर्गत हमने
3 विकास संलक्षण यानी कि विकास सिंड्रोम देखे हैं। कौन कौन से? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। अब देखते हैं राजनीतिक विकास की विशेषताएं। आमंड व पॉवेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताओं को प्रमुख माना है। और आमंड व पॉवेल की एक पुस्तक है, एक बुक है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो। उस बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच। तो उस बुक के अंतर्गत आमंड व पॉवेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहला है लौकिकीकरण। इसका अर्थ है राजनीतिक गतिविधियों में व्यक्ति द्वारा विवेकशीलता का प्रयोग करना, या फिर ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करना। तो जो ये लौकिकीकरण है वह लुसियन पाई के समानता से मिलता जुलता है। दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता। पाई जिसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहता है, आमंड व पावेल उसे उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी जो उपव्यवस्थाएं हैं वे स्वायत्त होनी चाहिए, उनके पास पर्याप्त मात्रा में शक्तियाँ होनी चाहिए। यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, न कि शक्तियों का एक ही जगह है केंद्रीकरण, बल्कि क्या होना चाहिए, शक्तियों का अलग अलग अंगों में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तीसरा है भूमिका विभिन्नीकरण। आमंड व पॉवेल मानते हैं कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमिका का विभिन्नीकरण। यानी कि जो अलग अलग भूमिकाएं हैं वे अलग अलग संरचनाओं द्वारा पूरी की जानी चाहिए। जैसे लुसियन पाई विभेदीकरण के अंतर्गत कहता है कि अलग अलग संरचनाएं होनी चाहिए, लेकिन आमंड व पावेल कहते हैं कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भूमिकाओं का विभिन्नीकरण। लुसियन पाई संरचनात्मक विभिन्नीकरण का प्रयोग करता है, जबकि आमंड व पावेल प्रकार्यात्मक विभिन्नीकरण का प्रयोग करते हैं। प्रकार्य मतलब फंक्शन करना या अपना कार्य करना, यानी कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक विभिन्नीकरण। अब देखते हैं राजनीतिक विकास के चरण। अब राजनीतिक विकास के चरणों में सबसे पहला विचारक है आमंड, और आमंड ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं। अब देखते हैं कि आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है राज्य निर्माण, और राज्य के निर्माण के बाद में होता है राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण के बाद में होता है राजनीतिक सहभागिता, और राजनीतिक सहभागिता के बाद में होता है वितरण। यानी कि राजनीतिक विकास इन 4 प्रक्रियाओं से या इन 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। सबसे पहली है राज्य निर्माण, दूसरी राष्ट्र निर्माण, उसके बाद में तीसरी राजनीतिक सहभागिता, और चौथी है वितरण। अब दूसरा है आर्गेन्स्की, और आर्गेन्स्की की पुस्तक का नाम है स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि राजनीतिक विकास की अवस्थाएं। और इसमें आर्गेन्स्की 4 चरण बताता है या राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताता है। पहली है आदिम एकीकरण की राजनीति, यानी कि इसका मतलब है कि राज्य का निर्माण करना, यानी कि सबसे पहले जो अलग अलग समूह होते हैं उनको मिलाकर के राज्य का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो आदिम जनजातियां होती हैं उनका एकीकरण किया जाता है। तो सबसे पहला चरण कौन सा होता है? आदिम एकीकरण की राजनीति, या इसको राज्य का निर्माण भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है औद्योगिकरण की राजनीति, तीसरा होता है राष्ट्रीय कल्याण व खुशहाली की राजनीति, और चौथी होती है प्रचुरता या समृद्धि की राजनीति। और जो ये चौथी अवस्था है, यह अवस्था केवल अभी तक यूएसए यानी कि अमेरिका में ही आई है। ये कौन मानता है? आर्गेन्स्की मानता है। आर्गेन्स्की मानता है कि अभी तक जो ये चौथी अवस्था है यह केवल अमेरिका में ही आई है। इसके अलावा एक विचारक और है डब्ल्यू रोस्टोव, उन्होंने भी राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यतः
इकोनॉमिक ग्रोथ की अवस्थाएं बताई हैं, आर्थिक जो वृद्धि है उसकी अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं राजनीतिक विकास के साधन। निम्न अभिकरण राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और कौन कौन से अभिकरण हैं या कौन कौन से साधन हैं? क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, दूसरा है राजनीतिक दल, तीसरा है सेना, चौथा है नौकरशाही, पांचवा है राष्ट्र भावना का विकास और छठा है राजनीतिक सहभागिता। तो जो ये साधन हैं ये किसके साधन हैं? राजनीतिक विकास के साधन हैं। इनके द्वारा राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब देखते हैं राजनीतिक विकास की समस्याएं। तो राजनीतिक विकास से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण की समस्या, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या, समानता लाने की समस्या, सहभागिता संभव बनाने की समस्या, वैधता प्राप्त करने की समस्या आदि। तो ये हो गया हमारा राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट।